Hello everyone, my name is Priyanshi. I have been recently selected as an IT officer in Indian Overseas Bank. तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। मैं 2016 की ग्रेजुएट हूँ इन कंप्यूटर साइंस। मैं 2017 से बैंकिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मैं ऑफलाइन कोचिंग करती थी एंड तब मेरे प्री भी नहीं निकलते थे। फिर मैंने बेसिक्स से स्टार्ट किया। वो मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी कि मैंने बेसिक्स से किस सब्जेक्ट में क्या किया था। एंड तो बेसिक्स से स्टार्ट किया था मैंने, तो उस साल भी मेरे कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकला क्योंकि बेसिक्स मेरे क्लियर नहीं थे। और फिर 2019 में मेरे एग्ज़ाम्स निकलने लग गए थे। प्री ऑलमोस्ट सारे निकले थे एक्सेप्ट SBI PO एंड IBPS SO। तो बाकी सारे प्री निकल गए थे। तो EPFO का तो मेंस भी निकल गया था मेरा, पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया उसमें, 8 नंबर से रह गई मैं। एंड मतलब जैसे मैं मेंस का एग्ज़ाम देने जाती थी मतलब तो 2019 में, तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ कमी रह गई है। मतलब जो मुझे आता है वो इनफ नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा पूछा जा रहा है वहाँ पे। मुझसे क्वेश्चंस ही सॉल्व नहीं हो पाते थे, बहुत ही कम क्वेश्चंस सॉल्व कर पाती थी मैं, और मेरा रह ही जाता था हर बारी। ना ही मुझे लगता था कि मेरा हो पाएगा, मैं काफ़ी दूर रह जाती थी कट ऑफ से। तो ये रहता था। फिर मुझे मेरी सर्च स्टार्ट हुई कि आखिर मेंस लेवल का कंटेंट कौन कराता है एंड कैसे करते हैं लोग, कहाँ से पढ़ते हैं। तो मुझे 2020 में राजन सर के बारे में पता चला। एंड 2020 में नवंबर में सर ने क्रैश कोर्स निकाला था SBI PO का, तो वो मैंने ज्वाइन कर लिया। वो वैसे तो 2-3 महीने का ही कोर्स था वो। एंड मैंने सुना ये था कि सर मैथ्स बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, एंड मेरी मैथ्स बिलो एवरेज थी। मैंने कहा बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, सर से सीख लेते हैं। मैंने मैथ्स की वजह से लिया था कोर्स, बट मैंने वहाँ देखा कि इंग्लिश और रीजनिंग भी सर बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। तो उसको पढ़ते पढ़ते मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे तो बहुत सी चीज़ें पता ही नहीं है, मुझे कुछ आता ही नहीं है। मेरा ये था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर हो सकता है मैं उतना कर लूँ। मेरा वो 60% ही कवर हो पाया था वो कोर्स। जल्दी मेरा मतलब सीखने में मैं लगी हुई थी उसमें कि सब कुछ मैं सीख लूँ। तो फिर मेरा IBPS PO का मेंस भी था। देन मैं सोच रही थी कि इस बार अच्छा होगा, पर उसमें भी सिलेक्शन हो नहीं पाया मेरा, मतलब मेंस ही क्लियर नहीं हो पाया। तो फिर जिस दिन उसका रिज़ल्ट आया था उसी दिन मैंने सर का दोबारा से कोर्स ले लिया। एंड अब की मुझे पता था कि अब की तो अच्छे से करना है। तो मैंने मतलब पूरे साल वाला कोर्स लिया था, कॉम्बो बैच लिया था मैंने। इंग्लिश नहीं ले पाई थी किसी कारण से, तो मेरा ये था कि उसे 100% कंप्लीट करना है, मेरा यही टारगेट था। एग्ज़ाम्स तो बाद में टारगेट थे, पहले ये था टारगेट था मेरा। तो खैर फिर मैंने काफ़ी अच्छे से सर का कोर्स फॉलो किया, और सर का कोर्स ही इतना बड़ा होता है, उसमें सब कुछ ही सर इतना ज़्यादा कराते हैं कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें प्रैक्टिस सेट भी देते थे सर, डाउट ग्रुप पे भी आते रहते थे क्वेश्चंस, और बाकी मॉक्स, और जो भी सर ने एक्स्ट्रा सजेस्ट किया मैंने बस वही किया था। तो वो मैं सब्जेक्ट वाइज जब बताऊंगी तब बता दूंगी। एंड बाकी जैसे सर से मैं जुड़ी तो एक जो चीज़ मैंने मतलब देखी और सीखी कि सर को मैं देखती थी कि वो रात में भी जग के वीडियोस बना रहे हैं और हम मज़े से सो रहे हैं।
तो ये सेल्फ रियलाइजेशन था मेरे लिए कि हमारा टीचर हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो हमें और मेहनत करनी चाहिए। तो खैर उसके बाद मैंने मेहनत करनी स्टार्ट की एंड सारे सोशल मीडिया ऐप्स मैंने डिलीट कर दिए। सिर्फ फेसबुक रखा था मैंने, मतलब फेसबुक भी मैंने ऐप डिलीट कर दिया था। क्रोम में चलाती थी मैं, मुझे उसके नोटिफिकेशंस नहीं चाहिए थे। तो सर से मैं इंस्पायर हुई हार्ड वर्क के लिए एंड मैंने ये किया। एंड बाकी जैसे मेरे इतने टाइम से प्री भी नहीं निकलते थे ना, काफ़ी टाइम हो गया था प्री नहीं निकलते थे, फिर बाद में निकलने शुरू हुए। तो मुझे ऐसा लगता था कि एक होता है ना, इंसान सोचता है कि जब इतने फेलियर्स देखता है तो वो सोचता है कि वो काबिल नहीं है, वो लायक नहीं है उस चीज़ के लिए। तो मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्क बन सकती हूँ, ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम्स तो मेरे बस की बात नहीं है। बट सर से पढ़ते टाइम मतलब सर बातें ही ऐसी करते थे, पढ़ाते ही ऐसा थे कि मतलब इंसान अपने आप ही सपने देखने लगे कि वो ऑफिसर बन सकता है और यही आता है एग्ज़ाम में। और मतलब एक चेंज था ये मेरी लाइफ में। तो मैं भी सपने देखने लगी कि मुझे भी ऑफिसर बनना है इसी साल। तो ये हुआ। देन बाकी डिटेल आगे बताऊंगी मैं। और अगर मैं इसकी बात करूं कि ये जो मेरा IBPS SO का एग्ज़ाम है, ये बाकी बैंकिंग के एग्ज़ाम्स से कैसे अलग है, तो ये जैसे इसमें जो प्री होता है वो 2 घंटे का होता है एंड मतलब इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग आता है उसमें, और 40 मिनट्स मिलते हैं और 50 क्वेश्चंस होते हैं हर एक सेक्शन में। पर इंग्लिश का जो सेक्शन होता है वो 25 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं पर 25 मार्क्स का होता है। तो जब आपको 40 मिनट्स मिल रहे हैं तो पेपर थोड़ा सा ऑन द टफ़र साइड होना है ना, तो इसीलिए मेरे आज तक तो निकलता नहीं था। सर से ही सीखा है तभी निकला है। तो थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी कहूँगी मैं इसे, इस एग्ज़ाम के प्री को। ना तो मेरा SBI PO का प्री निकलता था, ना इसका निकलता था। वैसे मैंने 2-3 बार ही दिया है ये एग्ज़ाम पहले, तो कभी भी प्री ही नहीं निकला मेरा। तो ये था। एंड अब सेक्शन वाइज में अगर बात करूँ तो मैथ्स सेक्शन की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो मैथ्स मेरी बिलो एवरेज थी। मतलब बहुत ही ख़राब नंबर आते थे मेरी स्टार्टिंग में मैथ्स में। तो मैंने एकदम ही बेसिक से स्टार्ट किया। बेसिक से मतलब कि मैंने 7th-8th क्लास की बुक से स्टार्ट किया था। तो 7th-8th क्लास की बुक आती है ना, वो क्या नाम होता है, RD शर्मा, उस बुक से मैंने मतलब उस बुक को पूरा लगाया था मैंने। देन एक सर थे, मतलब आप लोग में भी जानते हो, राकेश यादव सर हैं जो SSC के लिए पढ़ाते हैं। बट मैथ्स तो मैथ्स होती है ना, तो मुझे उनका मतलब उनके नोट्स तो ऑनलाइन मिल जाते हैं, तो मैंने उन नोट्स से मैंने उनका मेथड सीखने की कोशिश की थी कि कैसे वो सर अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को। तो जो भी मतलब सिलेबस कॉमन था हमारे इसमें और SSC में, मैंने सिर्फ वही कवर किया था उससे। एंड जो सर का मेथड मैंने सीखा, मैंने वेरियस कोचिंग सेंटर्स के जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उनको उठाया था और उनके क्वेश्चंस लगाने शुरू किए थे और उसमें वही मेथड लगाने की कोशिश की थी। बाकी RS अग्रवाल भी लगाई थी मैंने, उसमें भी मतलब यही मेथड लगाने की कोशिश की थी। इतना करके मेरे प्री तो निकलने लग गए थे, मतलब ठीक ठाक नंबर आने लग गए थे मैथ्स में। और बट मेंस में मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा था, एकदम ही बच्चों वाले क्वेश्चंस थे ये सब। तो मेंस में जाके वही 3-4 क्वेश्चन से ऊपर हमें कुछ आता नहीं है, इस टाइप से हो जा रहा था। तो
राजन सर का कोर्स जब लिया उसके बाद थोड़ा सा अपग्रेडेशन हुआ इसमें। तो राजन सर ने जो मतलब कोर्स में पढ़ाया, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, बट कोर्स लेने के बाद मुझे समझ में आया कि बहुत सी चीज़ें जो मुझे पता ही नहीं है बेसिक के बारे में भी। जो सर जो बोलते हैं कि 0 से इन्फिनिटी ले जाएंगे वो तो सच ही है। मतलब एकदम बेसिक से सर स्टार्ट करते हैं एंड हाई लेवल तक पढ़ाते हैं। देखने में आपको लगेगा 5-6 वीडियो तो हैं, बट उनको मतलब एक टॉपिक की 5-6 वीडियो होती हैं, तो आपको लगेगा कि ये तो जल्दी हो जाएगा, पर वो एक सेकंड में जो जो बातें बोलते हैं सर, मतलब वो हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। तो स्टार्टिंग में तो मैं ऐसे ही मतलब सर का कोर्स जब फॉलो कर रही थी तो सुन रही थी उसे, देख रही थी मतलब, तो मुझे इतना इफ़ेक्टिव नहीं लग रहा था कि मैथ्स मैं देख रही हूँ तो क्या ही सीख रही हूँ इसमें। तो मैंने सर का मतलब एक एक चीज़ लिखनी शुरू की। वैसे तो सर मना करते हैं कि एक एक चीज़ मत लिखना, पर मैंने सोचा कि वाई नॉट, अगर मतलब मुझे आता नहीं है तो क्यों नहीं मैं हर एक चीज़ लिख लूँ। और जो मतलब सर जो अप्रोच बताते थे ना, जैसे कोई भी क्वेश्चन है सर ने कैसे सोचा उसके बारे में, जैसे लाइव क्लासेस में भी सर बताते थे, तो मैं वो अपने वर्ड्स में लिख लेती थी कि सर ने ये सोचा, ऐसे से सोचा, सबसे पहले इस चीज़ को देखा, सबसे पहले फिर ये किया, फिर ये किया। मैं पूरा मतलब पूरा स्टेप वाइज अपनी भाषा में लिख लेती थी उसे। एंड पूरे मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए सर के, मैथ्स रीजनिंग दोनों के, क्योंकि इसी में मैं एनरोल्ड थी। यहाँ पे मेरे नोट्स भी रखे हैं, अगर मतलब मैं दिखाऊँ आपको, ये मेरे नोट्स हैं, ये सब मैंने खुद ही लिखा है एक एक चीज़, एंड इसका मल्टीपल रिवीजन किया है मैंने। तो ये तो मतलब सर से मैथ्स पढ़ने के बाद तो आपको किसी एग्ज़ाम के लिए कुछ और करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये किया था मैंने, और सर का मेथड मैं सीखने की कोशिश करती थी और उसे खुद लगाने की कोशिश करती थी। तो मैंने सर ने ही सजेस्ट की थी बुक सर्वेश्वरमा, तो मैंने उससे जो बेसिक चैप्टर्स थे मैंने सर्वेश्वरमा से करने की कोशिश की और उसमें सर का मेथड लगाने की कोशिश की। बाकी मैंने ऑलिव बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक के सेक्शनल और टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं वो लगाए थे। मतलब सुबह मैं ऑलिव बोर्ड लगाती थी, शाम को प्रैक्टिस मॉक लगाती थी। तो उसमें मतलब धीरे धीरे करके सर का मेथड मैं अप्लाई करने लग गई और मतलब काफ़ी बेनिफिट हुआ। तो मैथ्स के लिए मैंने यही किया। एंड इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश स्टार्टिंग में मेरी अच्छी नहीं थी। मेरे अभी कल ही मैं अपना एक स्कोर कार्ड दिख रही थी पुराना 2017 का IBPS PO प्री का, तो उसमें मेरे इंग्लिश में 8 ही नंबर आए थे और अब मेरे 30 आउट ऑफ 30 आते हैं। तो इंग्लिश में मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया। मतलब लोग बोलते हैं इंग्लिश में आपको बैंकिंग में जो है इंग्लिश रीडिंग वाली आती है एंड आपको कोई ज़रूरत नहीं है ग्रामर की। मैंने सब ट्राई किया है, उस सब से नंबर नहीं बढ़ रहे थे मेरे। तो मैंने इंग्लिश के रूल्स बाय हार्ट याद करने की कोशिश की। एक बुक आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट करके, तो वो बुक मैंने 30 टाइम्स तो पढ़ी ही होगी। मतलब हर एक एग्ज़ाम होता था, प्री हो चाहे मेंस हो, मेरा टारगेट ये रहता था कि जाने से एग्ज़ाम में जाने से पहले मुझे एक बार ये बुक पूरी रिवाइज़ करनी है। मतलब याद ही हो गई थी, वो काफ़ी जल्दी हो जाती थी फिर कवर बाद में तो। और सर के नोट्स भी मतलब उससे पहले मुझे पूरे देखने होते थे। एंड ये मैंने मतलब इससे रूल्स कवर अप किए मैंने और उससे काफ़ी हेल्प हुई। एंड इसके अलावा मेरे एक पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है अपनी, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पहचानने आने चाहिए। अगर आप
किसी सेंटेंस को देख रहे हो और आप उसमें आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है, कौन सा कंजंक्शन है, कौन सा एडवर्ब है, वर्ब है, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। मतलब आपको ऐसे अलग से दिखाई नहीं देगा उसका यूज़ कि इससे क्या होता है, बट उससे जैसे क्लोज टेस्ट हो गया, फिलर हो गए या जम्बल्ड सेंटेंस हो गया, वो आप उसमें आइडेंटिफाई कर पाओगे और ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे जल्दी। तो आपके पास 5 में से 2 ही ऑप्शन बचते हैं फिर वहाँ पे। तो वो 2 ऑप्शन को आप जब वहाँ फिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यही सही आंसर है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना, वेरियस यूट्यूब चैनल्स हैं, वो सुबह एडिटोरियल में सिखाते हैं ये चीज़, तो आप वहाँ से सीख सकते हो। और बाकी न्यूज़पेपर, लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। मैंने पर्सनली न्यूज़पेपर कभी पढ़ा नहीं। अगर कभी उठाया भी तो मैं ज़्यादा दिन पढ़ नहीं पाई, क्योंकि फिर 3-4 घंटे तो न्यूज़पेपर पढ़ने में ही निकल जाते थे। अब मैथ्स रीजनिंग हो नहीं रही है हमसे और हम न्यूज़पेपर में 4 घंटे लगा रहे हैं, तो न्यूज़पेपर मैंने स्किप किया। और न्यूज़पेपर की जगह, मतलब न्यूज़पेपर हम पढ़ते क्यों, अगर इंग्लिश की बात करें, जीके को छोड़ दें, तो इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी रीडिंग स्पीड अच्छी होगी और आरसी में हेल्प हो जाएगी, इसलिए पढ़ते हैं। तो उसके लिए आप मॉक टेस्ट लगा लो। अब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसमें आरसी आएगा ही, एक आरसी तो हो गई। अगर प्री का भी है, मेंस का है तो और ज़्यादा ही होंगे। तो मतलब आरसी उससे प्रैक्टिस कर लो आप। बाकी आरसी के लिए सर का एक, मतलब मैं इंग्लिश में एनरोल तो नहीं थी, बट सर ने डाउट ग्रुप में फ्री था वो सबके लिए, उसमें जा सकते थे हम लोग, देख सकते थे। तो उससे मैंने मतलब उस मेथड को मैंने काफ़ी अच्छे से उसकी प्रैक्टिस की है और उसका मैंने यूज़ भी बहुत अच्छे से किया है। तो उससे आपके गलती होने के चांसेस ऑलमोस्ट निल हो जाते हैं। उसमें मतलब सर ऐसा करवाते थे कि जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनकी समरी लिखते थे हम, और समरी लिखने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे। और सर थोड़ा टाइम देते थे कि इतने टाइम में आपको समरी लिखनी है और इतने टाइम में आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो वो काफ़ी अच्छा था। मैंने सर के वहाँ से भी सीखा, और बाकी मैं पर्सनली भी, जैसे मॉक टेस्ट वगैरह में भी मैं वही अप्लाई करती थी, और उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई। मेरे आरसी में अगर एक आध पहले गलत हो जाते थे, फिर वो गलत होने बंद हो गए। SBI PO प्री में भी मैंने 29 अटैम्प्ट किए थे और वो सारे सही थे, क्योंकि मेरे मतलब मेरे नंबर कटे नहीं थे, बड़े ही थे मेरे नंबर, जितने भी मैं अटैम्प्ट करके आई थी उससे ज़्यादा नंबर आए थे मेरे। तो ये था आरसी के लिए। और वो कैब की बात करूँ तो वो कैब एज सच मैंने कोई डायरी नहीं बनाई थी वो कैब के लिए, कि उसमें डेली नोट कर रहे हैं बैठ के। जो जैसे मॉक टेस्ट दिए ना हमने, तो उसमें ही जो वो कैब आती थी ना, ये भी सर से ही सीखा मैंने, कि सर बोलते थे कि एक A4 पेपर रख लो अपने पास और उसमें लिखते रहो आप जो आप नया सीख रहे हो। तो मैंने जो भी, मतलब वो कैब मेरे सामने नहीं आती थी प्रैक्टिस मॉक और ऑली बोर्ड के मॉक्स में, तो वो मैं A4 पेपर पे लिख लेती थी। जैसे कुछ मॉक्स ही लगाए तो मुझे थोड़े टाइम बाद ये रियलाइजेशन होने लग गया, मैं उन्हें मतलब 2 ही A4 पेपर में कवर हो गया था वो। तो थोड़े टाइम बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो रिपीट होती हैं, मतलब वही बाकी मॉक्स में भी आ रही हैं घूम फिर के, जो उसका मीनिंग है या उसके सिनोनिम एंटोनिम है, वही चीज़ आ रही है। तो मुझे ये पता चल गया कि बस ही नहीं पढ़ना है, तो एक लिस्ट सी बन गई थी मेरे पास। इसके अलावा मैंने OB का मॉक लगाया था इंग्लिश के लिए। वो मुझे एकदम एग्ज़ाम लेवल लगता है अगर इंग्लिश की बात करें तो। और उसमें भी मेरे हमेशा
इंग्लिश में 95 परसेंटाइल ही आता था, उससे ऊपर ही आता था। और वही लेवल एग्ज़ाम का भी होता था। और जैसे ओबी में नीचे एक्सप्लेनेशन दिया होता है ना, तो वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ कर रहे होते हैं, जितना मैंने नोटिस किया है। वो बता रहे होते हैं कि यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं आना था, यहाँ पे ये आना था। तो उससे मैंने काफ़ी सीखा, मॉक्स से भी, अर्ली बोर्ड के मॉक्स से। इंग्लिश सेक्शन मेरा अच्छा हुआ। इंग्लिश के लिए यही किया है मैंने। और अब रीज़निंग की बात करूँ अगर मैं, तो रीज़निंग में स्टार्टिंग में मैंने एकदम ही स्टार्टिंग में अंकुश लांबा सर को फॉलो किया था। वो तब तक एस्पिरेंट थे, और जब तक अनअकैडमी फ्री था तब तक मैंने उनका यूज़ किया था वो। फिर उसके बाद यूज़ नहीं किया। उनसे मैंने मतलब पज़ल्स जो होती थी उनको कैसे नोट करते हैं, वो चीज़ पहली बार मैंने उनसे सीखी थी। और इंग्लिश कह रही हूँ, रीज़निंग मेरी उसके बाद अच्छी हो गई थी, और 35 आउट ऑफ 35 ही आते थे मेरे प्री में रीज़निंग में। तो लेकिन मेंस में नहीं हो पाता। राजन सर का कोर्स लिया, पॉज करके उसकी जो मतलब वीडियो जो थी उसमें जो क्वेश्चंस आते थे वो पहले मैं खुद बनाने की कोशिश करती थी, एंड देन मैं देखती थी कि सर कैसे बता रहे हैं। एंड सर ने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई हुई थी, मतलब रीज़निंग में जो क्वेश्चंस थे, कि मतलब वो मोर देन इनफ था। और प्रैक्टिस सेट भी देते थे सर उसमें। तो वो सब करके ही रीज़निंग कवर अप हो गई थी। और तो कुछ मैंने किया ही नहीं। मैंने मतलब मॉक टेस्ट भी मतलब अगर फुल वाले लगाए तो उसमें देख लिया, वैसे अलग से मैंने रीज़निंग के लिए और कुछ किया ही नहीं। सर का कोर्स जो था उसी की जो वीडियोस थी उसमें इतनी ज़्यादा कंटेंट था कि वो मोर देन इनफ था। बाकी क्रिटिकल रीज़निंग सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्रिटिकल रीज़निंग। तो उसकी जो वीडियोस थी मैंने कई बार देखी, उनको सीखने की कोशिश की। पहली बार मैं मतलब उससे पहले जब मैं मेंस देती थी तो क्रिटिकल रीज़निंग तो मैं छोड़ के ही आ जाती थी देखते ही। बट सर का मैंने देखा तो मुझे लगा कि मैं भी कर सकती हूँ। और FB ग्रुप पे सर प्रैक्टिस भी करवाते थे काफ़ी इसकी, तो वो वहाँ पे भी मैं अटेम्प्ट करती थी। और यहाँ पे भी मैंने अच्छे से मतलब कई बार सर की वीडियोस देखी और सीखने की कोशिश की। सर का मेथड, सर का सोचने का तरीका, मतलब क्रिटिकल रीज़निंग लोगों को लगता है कि उसका कोई मेथड नहीं होता है, बट उसका भी मेथड होता है, और वो मैंने सर से ही सीखा। और रीज़निंग के लिए मैं तो रीज़निंग और इंग्लिश के लिए तो मैं यही कहूँगी कि जितना आप आराम से कामली क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो ना, उतना सही हो जाएगा वो। मतलब उतना आप सही पढ़ोगे उसे, और उतना आप सही से अटेम्प्ट कर पाओगे उसे। ये था मेरा इसके लिए। अब मैं अगर अपने टाइम टेबल की बात करूँ तो मैं ऑन एन एवरेज 7-8 घंटा पढ़ती थी। मतलब कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता था, कभी कभी कम भी हो जाता था, बट ऐसा नहीं होता था किसी भी दिन कि मैंने पढ़ा ना हो। जब से राजन सर के कांटेक्ट में आई थी तब से। एंड सोशल मीडिया तो डिलीट ही कर दिए थे, तो जब खाली टाइम होता था बीच में तो उसके लिए कुछ और कर लिया। पेरेंट्स से बात कर ली, बाहर घूमने चले गए, या सॉन्ग सुन लिए, ये सब चीज़ें करी रिफ़्रेशमेंट के लिए, बजाय सोशल मीडिया पे इंडल्ज होने के। तो वो काफ़ी प्रोडक्टिव था सब चीज़, एंड माइंड भी फ्रेश रहता था। सब चीज़ों से दूर आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, तो टाइम टेबल ये था मेरा। अब मेंस की बात करें अगर, तो इसका मेंस 30 जनवरी को था। उससे पहले मेरे IBPS PO
और SBI PO के मेंस थे। तो मैं उन्हीं की तैयारी कर रही थी और इसके लिए मैं होपफुल भी नहीं थी। आज तक मेरा इसका प्री निकला नहीं था, तो मैं दे तो आई थी एग्ज़ाम, बट मैं मतलब इतनी होपफुल नहीं थी कि हो ही जाएगा मेरा। तो मतलब 22 जनवरी को IBPS PO का मेंस था, उसके बाद 30 को इसका था। तो बस मेरे पास 23 को एक और एग्ज़ाम था मेरा, तो मेरे पास 24 से लेकर 29 तक का ही टाइम था। तो जैसे हम BTech में पढ़ते थे, दिन रात को जग के, वैसे मैंने पढ़ाई करी थी मेंस की। तो मेंस के लिए मैंने मतलब सर के कोर्स से इतना तो मैं समझ गई थी कि एक स्ट्रक्चर होना ज़रूरी होता है। अगर एक स्ट्रक्चर हो तो आप आसानी से कवर कर सकते हो, या तो आप खुद बना लो वो स्ट्रक्चर, या आप किसी टीचर की हेल्प ले लो। तो मैंने ऑलिव बोर्ड का वो लिया था, कोर्स लिया था मेंस के लिए, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए। तो उसमें शुभी चौबे मैम से मैंने पढ़ाई करी थी। वो खुद भी एक IT ऑफ़िसर रह चुकी हैं, तो उन्हें सब अच्छे से पता था। उन्होंने पहले दिया हुआ था एग्ज़ाम, तो उन्होंने उसी हिसाब से पढ़ाया। तो उनके ऑलिव बोर्ड में 70 वीडियोस थी, तो इतने ज़रा से टाइम में 70 वीडियोस देखनी थी। तो मैंने वो 2x पे देखी एंड जल्दी जल्दी कवर किया उन्हें। एंड फिर PDF मतलब उसकी PDFs उठाई और उनको रिवाइज़ किया मल्टीपल टाइम्स। एंड उसके ऑलिव बोर्ड के नोट्स भी मतलब मिले थे, तो वो भी मैंने रेफ़र किए। बाकी शुभी मैम बहुत अच्छी थी, उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी। मैंने पर्सनली, जैसे मेरे पास बहुत कम टाइम था, मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी इस एग्ज़ाम के लिए, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या पढूं इतने कम टाइम में। तो उन्होंने मुझे इम्पॉर्टेंट बता दिया था कि ये पढ़ना है। हालांकि मैंने वो 70 वीडियोस सारी कवर कर ली थी। तो ये था। देन मेमोरी बेस्ड मैंने पेपर भी लगाया था। iExam करके एक साइट है, उस पर मैंने मतलब उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल हैं। तो काफ़ी मुश्किल से मिले, लोग तो YouTube वीडियोस देख रहे थे। तो वहाँ पे आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो अगर कोई देख रहा हो तो। बाकी एग्ज़ाम दिया था मैंने 30 को। तो यही लास्ट एग्ज़ाम था इस साल का। तो जो भी कर सकती थी मैं इसके लिए, वो मैंने करा था आखिरी के 4-5 दिन में। तो फिर मतलब जब एग्ज़ाम दे दिया और घर आई, तो मुझे क्वेश्चंस याद थे, मैं याद करके आई थी। तो मैंने सबसे पहले उनको नोट कर लिया एंड अपने मार्क्स इवैल्यूएट कर लिए मैंने। और बाय चांस जितने मैंने इवैल्यूएट करे उतने ही मेरे नंबर भी आए बाद में। तो मतलब इवैल्यूएट इसलिए करे थे क्योंकि मुझे श्योर होना था, और मतलब उससे मुझे ये पता चल गया कि मेरा मेंस क्लियर होने वाला है। तो मैंने अगले ही दिन से इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि प्रीवियस ईयर कट ऑफ से आपको पता तो था ही कि कितनी जा सकती है, और इस साल पेपर थोड़ा टफ भी आया था। तो ज़्यादा तो जानी नहीं थी कट ऑफ, उससे कम ही जानी थी। तो खैर ये था। अब अगर मैं कुछ मतलब कुछ क्वेश्चंस अगर बताऊं, वैसे मैंने मैम को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बता दिए थे, और ऑलिव बोर्ड पे मैम की मेमोरी बेस्ड वीडियो पड़ी हुई है। आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो, पूरी वीडियो मैम ने बना के डाली हुई है। तो फिर भी अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहूँ आगे के लिए, तो मेरे हिसाब से DBMS और कंप्यूटर नेटवर्क्स
आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और क्योंकि ज़्यादातर पेपर में काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है इसका। एंड सिर्फ पेपर में नहीं, आपका मतलब इंटरव्यू में भी यही सब्जेक्ट्स हैं जो इंटरव्यूअर टच करते हैं। तो जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स में OSI मॉडल हो गया, डिवाइसेस हो गए, नेटवर्किंग डिवाइसेस हो गए, प्रोटोकॉल्स हो गई, टोपोलॉजी हो गई, इन पे ही क्वेश्चंस आए थे। और TCP UDP में डिफरेंस आया था। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देख सकते हैं आप लोग। इस बार राउंड रॉबिन और शॉर्ट टेस्ट जॉब फर्स्ट का न्यूमेरिकल आया था। एंड डेडलॉक देख सकते हैं, प्रोसेस के कौन कौन से स्टेट्स होते हैं ये देख सकते हैं, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, उस पर भी क्वेश्चन आया था। एंड जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है ना, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, डाटा माइनिंग, इन पे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे इस साल। तो मतलब मैं सजेस्ट करूँगी कि इन पे ज़्यादा फोकस करिए। और मतलब इंटरव्यू के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। एंड डाटा स्ट्रक्चर में सॉर्टिंग एल्गोरिथम देख सकते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उनकी, और सारी टाइप की जो एल्गोरिथम्स होती हैं, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, आपको पता ही होगा। ये सब, इन सब को कैसे मतलब अरेंज कैसे होता है, इसमें क्या होता है, वो चीज़ देख सकते हैं। ट्री डाटा स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आया था। रेड ब्लैक ट्री की जो रूट नोड होती है वो कौन से कलर की होती है, ये आया था क्वेश्चन। तो ट्री डाटा स्ट्रक्चर जो वेरियस टाइप्स हैं वो देख सकते हैं आप लोग। एंड ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्वेश्चन आया था एक। एंड क्रिप्टोग्राफी के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, क्रिप्टोग्राफी को अच्छे से कवर कर सकते हैं। और नेटवर्क सिक्योरिटी, क्योंकि हमारा काम ही यही है IT ऑफिसर का, तो इस पे क्वेश्चन आना तो मतलब बट ऑब्वियस है ना। एंड HTML और CSS के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। CSS में मतलब क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा CSS का टाइप नहीं है, तो ऑनलाइन CSS करके एक ऑप्शन था, वो आंसर था। लॉजिक गेट्स के ऊपर क्वेश्चन आया था कि बोथ इनपुट 1 है और रिज़ल्ट 1 आ रहा है, तो कौन सा आंसर होगा। तो और XNOR थे इसमें। और जैसे लूप बैक एड्रेस होता है ना 127.0.0.1, इसको IPv6 में कन्वर्ट करके कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, तो वो आया था एग्ज़ाम में। और प्राइवेट IP के ऊपर क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी प्राइवेट IP है, ठीक है। और ट्रायल एंड एरर लर्निंग के ऊपर क्वेश्चन आया था। ट्रायल एंड एरर लर्निंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होती है, ठीक है। UML डायग्राम में मैसेज पासिंग के ऊपर क्वेश्चन आया था। डाटा माइनिंग पे क्वेश्चन आया था कि मर्जिंग जो होती है वो रोल अप होता है या ड्रिल डाउन होता है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पे क्वेश्चन आया था 3NF पे। डू व्हाइल लूप पे क्वेश्चन आया था। एंड पैसिव अटैक पे क्वेश्चन आया था। ऐसे पोस्ट फिक्स का क्वेश्चन आया था, तो पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स और इनफिक्स ये आप देख सकते हैं। फॉर लूप पे भी क्वेश्चन आया था, तो फॉर लूप का क्वेश्चन इजी था, लेकिन उसके जो डेटा टाइप था ना वो कैरेक्टर था। ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, तो उसका आंसर जो है इंटीजर में नहीं आना था उसका आंसर। SMTP का पोर्ट नंबर क्या होता है, ये क्वेश्चन आया था।
ओमेगा को क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड बोलते हैं। और जैसे इस बार ना, मतलब जैसे हर बार क्या होता था कि एक्सपेक्टेड होता था कि जो लैंग्वेजेस होंगी वो सी प्लस प्लस और जावा से ऊपर कुछ नहीं जाएगा। तो अभी भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग। बट इस बार जो पेपर था ना, उसमें पाइथन और पीएचपी और लाइनेक्स के ऊपर क्वेश्चन आए हुए थे। तो पेपर इस बार काफ़ी, मतलब जो क्वेश्चंस थे वो इन डेप्थ भी थे और नॉन एक्सपेक्टेड भी थे। तो इस बार लोगों का, मतलब लोगों से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाए, ज़्यादा नंबर भी नहीं आए लोगों के इस बार। कुछ के ही आए, वो तो कुछ तो आने ही थे, क्योंकि बहुत इन डेप्थ था इस बार पेपर। कट ऑफ भी इस बार 10.5 ही गई। उसी से पता चलता है कि पेपर थोड़ा टफ था। एंड ये था। बाकी मेंस में मेरे कट ऑफ से 9 नंबर ऊपर थे। एंड मुझे ये बात पेपर देने के बाद ही समझ में आ गई थी। और ऑब्वियस सी बात है, 4-5 दिन पढ़ के किसका, मतलब कौन बहुत अच्छे नंबर ले आएगा। तो मुझे पता था कि मुझे इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है अगर मुझे फ़ाइनल सिलेक्शन चाहिए। तो मैंने अगले दिन से ही इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी थी। एंड मैंने इंटरव्यू में मेरे 80% नंबर आए थे। एंड इंटरव्यू के लिए मैंने अनिल अग्रवाल सर को फॉलो किया था, कुछ मॉक इंटरव्यूज़ देखे थे, और राजन सर पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं इंटरव्यू के लिए, वो मैंने पढ़ी थी अच्छे से। एंड बाकी मैं जैसे सर अनिल अग्रवाल सर जो क्वेश्चंस देते थे, मतलब उस पर वो आंसर्स भी बताते थे। बट मैं कोशिश करती थी कि वो क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नोट कर लिए थे, एक अलग से सेपरेट डायरी बनाई थी मैंने, उसमें क्वेश्चन नोट कर लिए थे। और मेरा टास्क ये होता था कि मैं उसके बारे में बैठ के सोचूं। तो मैं उन क्वेश्चंस को लिख लेती थी और उनके बारे में बैठ के सोचती थी। मतलब इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी के बारे में ना, तो आपको हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, मतलब आप रेडी रहने चाहिए उस चीज़ के लिए। तो मैं उन क्वेश्चंस के मतलब रेडी करती थी उनको, और मतलब उनके जो मेरे मन में पॉइंट्स आते थे वो पॉइंट्स मैं नोट कर लेती थी। ठीक है। फिर मैं अपनी मदर और अपने भाई को बिठा के उनके सामने प्रैक्टिस भी करती थी। कई बार मैंने उनको अपना इंटरव्यू दिया है। वो मेरे सामने क्वेश्चंस पुट अप करते थे और मैं उनके जवाब देती थी। मिरर प्रैक्टिस भी करी थी मैंने थोड़ी बहुत। बाकी इसके लिए पढ़ने के लिए मैंने मैम से ही पूछा था। तो मैम ने बताया कि 2 सब्जेक्ट तैयार कर लो। तो मैंने 2 मेरे फेवरेट सब्जेक्ट उठा लिए और उनको अच्छे से पढ़ लिया। बाकी मेंस में जो नोट्स थे, पीडीएफ्स थे, उनको मैंने दोबारा रिवाइज़ कर लिया था। और जो 2 सब्जेक्ट थे वो मैंने काफ़ी इन डेप्थ पढ़ लिया था कि कोई भी, मतलब क्रॉस क्वेश्चन आए, जैसे नेटवर्किंग था तो डिवाइसेस के बारे में अच्छे से पढ़ लिया कि स्विच हब में क्या डिफरेंस है, कैसे अलग हैं वो आपस में। मतलब कोई क्रॉस क्वेश्चन करे तो मुझे पता हो उनके बारे में। बाकी सीबीएस कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया था। और रीसेंट अटैक्स, मतलब साइबर अटैक्स जो दुनिया में हो रहे हैं, उनके बारे में देख लिया था। ठीक है। लास्ट 7 डेज़ के न्यूज़पेपर पढ़ लिए थे। वैसे तो न्यूज़पेपर में पढ़ती नहीं थी, पर लास्ट 7 डेज़ में पढ़ लिए थे मैंने। एंड फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट उठा लिया था। अब मैंने देखा था कि हर जगह की फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछ लेते हैं, तो मैंने वो अच्छे से, मतलब उठाया, खुद ही बनाया था मैंने प्रोजेक्ट फाइनल ईयर में, कहीं से ख़रीदा नहीं था। तो वो याद आ गया था देख के कि हाँ क्या क्या किया था, कैसे कैसे किया था। तो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट मैंने अच्छे से देख लिया। और थोड़ा मैंने बैंकिंग भी पढ़ लिया था। मुझे लगा टाइम था मेरे पास काफ़ी, तो मैं सोच रही थी कि अगर पूछ ही लिया बाई चांस, बैंक में ही जा रहे हैं और बैंकिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो बैंकिंग भी पढ़ लिया था। वैसे टेक्निकल ही होता है इसका इंटरव्यू, बट मैंने बैंकिंग का पढ़ लिया था। एंड
मतलब हर एक चीज़ के बारे में सोच लिया था कि मैंने जो अपनी फ़र्स्ट प्रेफरेंस भरी है वो क्यों भरी है, ये सब चीज़ें जो होती हैं जो सब प्रिपेयर करते हैं वो मैंने प्रिपेयर कर लिया था। ठीक है, फिर इंटरव्यू में मतलब 7 इंटरव्यूअर्स थे, एक मैम थी, बाकी सब सर थे और मेरा ये फ़र्स्ट इंटरव्यू था और मैं भी काफ़ी डर रही थी। मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या ही होगा वहाँ पर और कैसे डील करूँगी मैं। बट इंटरव्यू मुझे लगता है ईज़ीएस्ट स्टेज है इसकी रिक्रूटमेंट की पूरे। आपकी पर्सनैलिटी के बारे में है वो। आप अगर कॉन्फिडेंट हो तो वो आपसे पूछेंगे ही नहीं। जैसे मेरा इतना गैप ईयर था तो कोई डर जाता कि यार इतना टाइम हो गया 2016 से अब तक क्या कर रही थी, कैसे बताऊंगी, ये सब मैंने सोच लिया था। मैं पूरा प्रिपेयर करके गई थी कि वो पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी। बट उन्होंने 2-3 बार पॉइंट आउट किया कि अच्छा 2016 में किया है, थोड़ा सा मतलब वो मेरा एक्सप्रेशन देख रहे थे तो वो चेंज हुए नहीं, तो उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं कि इतना टाइम हो गया। और ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आपका भी गैप ईयर है तो IBPS आपको IBPS जो है वो 30 तक दे रहा है ना चांस, तो वो क्यों दे रहा है? वो हमारे जैसे लोगों के लिए ही तो दे रहा है ना। तो हम किसी से कम थोड़ी ना है, हम भी उतने ही एलिजिबल हैं जितने बाकी सब लोग हैं। तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती है। अगर आपका गैप है, आप जो कर रहे थे आप वो बता दो वहाँ जाके। जैसे मैंने भी उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया था कि मैं इतने टाइम से तैयारी कर रही थी। ठीक है, और इंटरव्यू में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जितना डिसेंट आप लोग दिख सकते हो ना, उतना डिसेंट बन के जाओ, एकदम डिसेंट। और वहाँ जाके मतलब आपको ऑनेस्ट रहना है और काम रहने की कोशिश करनी है, थोड़ा सा स्माइल करने की कोशिश करनी है और कॉन्फिडेंट रहना है और उनकी बात नहीं काटनी है। जैसे वो कुछ जैसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो मुझसे, तो 1-2 लाइन के बाद ना वो खुद ही आंसर बताने लग रहे थे आगे का। तो मुझे आता था पर मैं उनकी बात नहीं काट रही थी, मैं चुपचाप सुन रही थी और एग्री कर रही थी उनसे। तो मतलब ये कोई सोच सकता था कि यार हम बता नहीं पा रहे हैं, पता नहीं हमारे नंबर 1 ही 2 लाइन बताई है, नंबर कब मिलेंगे या कुछ इस टाइप का। पर ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपका जो भी नॉलेज टेस्ट है वो पहले ही ले चुके हैं। अभी तो वो सिर्फ आपका ये देख रहे थे कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। तो इंटरव्यू मुझसे मतलब मोस्टली क्वेश्चंस मुझसे नेटवर्किंग पे पूछे गए थे। अगर 2-3 मैं गिनाऊँ तो उन्होंने पूछा था कि कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है बैंक में, और IPv4 और IPv6 में क्या डिफरेंस होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, फायरवॉल क्या होती है और फायरवॉल कौन से डिवाइस में यूज़ होती है। तो इतना वो उन्होंने पूछा था और वो लोग बहुत ही अच्छे थे, मतलब बहुत कोऑपरेटिव थे वो लोग, आपको डरा नहीं रहे थे। तो यही था एंड थैंक यू। और आपको किसी को मेरी और हेल्प की ज़रूरत हो कुछ तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड दैट्स इट।